Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, physical chemistry हम लोग पढ़ रहे हैं. उसमें UHS topic 5 जो कि chemical energetics का हमने पढ़ा था, उससे associated आज जो test number 29 है वो हम discuss करेंगे. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जेटिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से एसोसिएटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखिएगा. उससे रिलेटेड टेस्ट आपके सामने है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 51 है. स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स व्हेन Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये वो लाइन है जिसने डिफरेंस क्रिएट करना है. उसमें उसने क्वेश्चन किया है कि इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपने देखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है वो कौन सी है जो हमने चूज करनी है, करेक्ट वाली. सो अगर हम देखें वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मैंने लेक्चर में बताया था केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव. सो उसके मुताबिक अगर मैं इक्वेशन ए को देखता हूं तो दिस इज इररेलेवेंट. प्लस पी डेल्टा वी, इट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम नॉट बाय द सिस्टम. गॉट इट. यही वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिससे क्लैरिटी होती है. सो बीटा ऑप्शन इज अ वेरी सिंपल एंड द क्लियर आंसर. बाकी चार्ली और डेल्टा बिल्कुल इररेलेवेंट है. बीटा इज माय ऑप्शन. वर्क डन बाय द सिस्टम. गॉट इट. सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन. Work done by the system is always at the extent of the energy in the system. So that's why in chemistry मैंने बताया था लेक्चर में कि हम work done by the system नेगेटिव कंसीडर करते हैं. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following is not state function? Very simple. You better know. Heat supplied to the system is not a state function. It's a path function. You know what is state function? The function which depends upon initial and the final states only. That doesn't depend upon the path followed. और वो हमारे पास initial and final state पे और वो कैपिटल में लिखा जाता है. ये दोनों चीजें अगर ज़हन में रखते हैं, very simple. But even then I'm explaining because this is important and it could be complicated. अगर आप माइनर सा भी सोचने पे मजबूर हो जाएं. So very simple and very clear. Heat supplied to the system. और इसका सिंबल ही मुझे बता रहा है चार्ली ऑप्शन that this is path function. This is not a state function. So Charlie option. Question number 53 आपके सामने है. The branch of chemistry which deals with the heat changes during a chemical reaction. It is defining what? The thermochemistry. Thermochemistry is that branch of chemistry जिसकी definition लिखी गई है. Heat changes की बात करता है during a chemical reaction. So अच्छा, इसमें चार्ली तो मेरा आंसर है. आप डेल्टा में एक वर्ड पढ़ रहे हैं और वो वर्ड आपके सामने है टिट्रीमेट्री. What is this? Titrimetry basically. ये टाइट्रेशन जो आप करते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, जो आपने रिडॉक्स टाइट्रेशंस की हुई है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की है, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रीमेट्री. गॉट इट. सो डेल्टा ऑप्शन एक अनदर ऑप्शन है. मेरा आंसर चार्ली है जो कि डेफिनेशन थर्मोकेमिस्ट्री की उसने कहा था, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड डाटा आया है इसका शेयर करना जरूरी था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. The sum of all possible kinds of the kinetic energies and the potential energy is called internal energy. बिल्कुल जी, मैं बोलने लगा था, डेफिनेशन उसने खुद ही बता दी है. इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है sum of kinetic energy and potential energy. आगे वो क्वेश्चन क्या करते हैं? It is denoted by E, capital E, because it is a state function, depends upon initial and the final state of the system. Which of the following statements is incorrect about internal energy? देखते हैं. ऑप्शन ए में कहता है इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. तो हाँ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली उसकी डिटर्मिनेशन में इशू है. उसने पूछा है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, तो अल्फा इनकरेक्ट नहीं है. चार्ली में कहता है कि इंटरनल एनर्जी पी के, मैंने समझाया था ना कि पी जहां पे वर्ड आ जाता है इट मींस दे आर वर्किंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब उस चीज को ध्यान में रखिएगा. इफ ईपी इज लार्जर देन ईवी द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. ऑफ कोर्स कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ज्यादा एनर्जी सप्लीकेशन होती है क्योंकि वो वर्क डन भी सिस्टम में कर रहा होता है. तो स्टेटमेंट तो चार्ली ऑप्शन ठीक थी. बीटा ऑप्शन कहता है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नो, इंटरनल एनर्जी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये जो मैटर की अमाउंट पे डिपेंड और नहीं डिपेंड करती उसके हवाले से. सो इंटरनल एनर्जी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वो गलत कह रहा है. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया.
सो बीटा ऑप्शन इज माई राइट आंसर। उसने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी तक कैलकुलेशंस नहीं आई। लेक्चर आपके ज़हन में है, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन की बात कर रहा है। वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वेल यहां पे मैं पहले थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। मैं डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है दैट इज मैक्सिमम। हाँ, अगर एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करे या एक वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करे, इन दोनों सूरतों में एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.4 किलो जूल्स पर मोल से कम होती है। द मैक्सिमम वैल्यू -57.4 विदाउट एन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन के अलावा, सिर्फ एक एक्सेप्शन के अलावा, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। हम जनरली कहते हैं ना एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.4 किलो जूल इज मैक्सिमम व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज गोइंग टू रिएक्ट। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी पार्टनर वीक होगा तो एंथैल्पी चेंज इससे कम होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इक्वेशंस देखता हूं। अल्फा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश, एक स्ट्रॉन्ग बेस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ इसमें ज्यादा होगी। फिर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, लेकिन इसका पार्टनर फास्फोरिक एसिड कंपैरेटिवली वीक एसिड है। NaOH और H3PO4 जब मिलेंगे रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, लेकिन एंथैल्पी चेंज will be lowered, -57.4 किलोजूल पर मोल से कम होगी क्योंकि एसिड की कंपैटिबिलिटी वीक है। वर्ड सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है। चार्ली में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी वीक बेस, तो वो अभी तक कम वैल्यू आएगी। और डेल्टा में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली वीक बेस ना। सो मेरे पास द बेस्ट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करती है और मैक्सिमम एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आती है। सो वेरी सिंपल, अल्फा। These all discussion and emphasis on the words is just for the revision of the concept. इस MCQ की डिस्कशन में मैंने 4 MCQs फर्दर आपसे डिस्कस किए और आपने सुने। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। All of the following are the characteristic features of the thermochemical equations. Okay, except, अच्छा जो फीचर नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन देखना है। कहता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड, जी उसमें मेंशन की जाती हैं। When a chemical equation is reversed, the magnitude of the delta H and its sign remains same. ये गलत हो गया। हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेट्स जब वो रिवर्स में आएगा तो वो उसके अंदर एंडोथर्मिक होकर रिवर्स में आएगा। सो साइन विल बी चेंज, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी एंथैल्पी चेंज की, लेकिन साइन चेंज होगा। सो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दिस इज द MDCAT स्टाइल, दिस इज MDCAT's पेपर एंड क्वेश्चन, कि आपको वो पूरी स्टेटमेंट सही देखिए, एक वर्ड चेंज करेगा एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल इनफ टू आंसर एवरी काइंड ऑफ ट्रिक। सो इसको मैं हाईलाइट करके डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप जहन में रखें। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। चार्ली स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरियस स्टेट सब्सटेंसेस ऑफ द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, द रिस्पेक्टिव मोल्स। डेल्टा में कहता है इफ कोएफिशिएंट इन द केमिकल इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नंबर, the delta H value must also be multiplied or divided by that number. Very simple, सारी बात है। जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा आपकी, उसकी कैलकुलेशन में भी क्लैरिटी हो जाएगी। सारी ऑप्शंस ठीक हैं, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है जो मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी, यानी मुखालिफ है, वेरी करती है, टकराती है, कॉन्ट्रेरी वर्ड, ठीक है, जो मैच नहीं करती। सवाल को समझना जरूरी होता है, इसलिए इस वर्ड पे फोकस किया। टू द फर्स्ट लॉ ऑफ TD, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैच करती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जाके डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ बिल्कुल कंपैटिबल है कि जितनी सप्लाई की है हीट, ऑफ कोर्स वो वर्क डन बाय सिस्टम और इधर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी सिस्टम और बाय चेंजिंग द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व होगी, जरूर होगी। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चली जाएगी लेकिन सिस्टम में रहेगी, ठीक कह रहा है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मैंने कहा था अपने लेक्चर में कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है कि जिसमें, बिल्कुल सही कह रहा है, सिस्टम में कोई हीट एंटर नहीं होती, ना एग्जिट करती है। अच्छा, अगर करती भी है, ये एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूं, तो सिर्फ वर्क डन बाय द सिस्टम की फॉर्म में करती है, अदरवाइज उसकी एनर्जी और एंथैल्पी वगैरह में रोल इस तरह प्ले नहीं करती। हाँ, एंथैल्पी में वर्ड बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दैट चेंज, मानते हैं,
लेकिन ये जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इंटरनल एनर्जी के रोल में मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने में कोई रोल प्ले नहीं करती एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक। हमने जो ऑप्शन देखनी थी वो गलत देखनी थी। डेल्टा ऑप्शन कहता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिकल वर्क, हाँ, विदाउट सप्लाइंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल, बिल्कुल गलत। इज इट पॉसिबल कि आप बगैर इनपुट किए आउटपुट लिए जाएं? अगर ऐसा हो तो आइडियल कंडीशन आ रही, एनर्जी क्राइसिस दुनिया में खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एक मैकेनिकल वर्क इज गोइंग ऑन एंड आपने एक दफा गाड़ी स्टार्ट की एंड इट विल कंटिन्यू विदाउट बीइंग कंज्यूमिंग द फ्यूल। दिस इज रॉन्ग। सो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। दिस इज माय आंसर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी which is converted into the useful work is called free energy। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेगा। आपको याद है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मैंने लेक्चर में बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि वो खुद ब खुद होता है कि नहीं होता, क्या सिस्टम में ऑलरेडी इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो काम कर सके। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम देखते हैं वो पूछता क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। बिल्कुल, इफ डेल्टा जी वो कह रहा है स्मॉलर देन जीरो देन द प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो नेगेटिव, बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इज इक्वल टू जीरो देन द प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू लार्जर देन जीरो, that's non-spontaneous. Which of the above statement is correct? They all are correct, my dear students. ये सारी statements correct हैं. So delta option is my answer. 1, 2, 3 ये तीनों statements correct हैं. Next question पे जाते हैं. बड़े simple बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उनके ऊपर मेरी डिबेट दोबारा चल रही है, हमारी रिवीजन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एंथैल्पी चेंज। अच्छा, एंथैल्पी चेंज के हवाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट टेबल दी है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ए में कहता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, हाँ, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच हमने वेरीफाई किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। जहां पे हमने क्यूपी इज लार्जर देन क्यूवी कहा था, तो यही बेस पे कहा था कि क्यूपी में कांस्टेंट प्रेशर होता है, जो हीट सप्लाई करते हैं ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन बाय द सिस्टम में कंज्यूम होती है। तो एंथैल्पी चेंज होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम चेंज होते हैं। MDCAT स्टूडेंट्स, आई एम पुटिंग माय एनर्जी ऑन दीज वर्ड्स just for you people so that you become firm on the concept। ठीक है, तो अल्फा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बीटा में कहता है डेल्टा जिसको तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी की एक एक्सप्रेशन है। डेल्टा एच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ मेजर की जा सकती है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट प्रेशर पे ही एंथैल्पी चेंज होती है, जब अदरवाइज तो इंटरनल एनर्जी होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेल्टा ई होता है, आपके पास फिगर होता है हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल इंक्रीज द internal energy of the system. When at constant pressure, then also increase the internal energy plus the work done by the system and enthalpy change. Repeat कर दिया दोबारा, बिल्कुल ठीक है। Delta QP is larger than QV. Here is saying QP is equal to QV. गलत है, so ये delta wrong statement है, और वैसे भी इसने यहाँ पे PV लिखा हुआ है, so it's wrong notion. I think so he was trying to write QV. Next question. Question number 60 है students. Which of the following is exothermic process? Exothermic जिसमें सिस्टम में से एनर्जी निकले। My dear student, related concept याद रखिए, exothermic reactions में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसमें सिस्टम से एनर्जी निकल जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तमाम कॉन्सेप्ट के रेपिटेशंस के बाद। हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड को जब डिसॉल्व करते हैं तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, हमने एक्सोथर्मिक देखना है, अल्फा एंडोथर्मिक है, बीटा देखते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू बॉन्ड तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर मॉलिक्यूल की डीकंपोजिशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अलग करें, यू हैव टू पुट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक है। सो चार्ली, ये मेरा आंसर है। हैबर-बोश प्रोसेस, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द अमोनिया। हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होती है, इट्स वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट। और डेल्टा भी मेरे पास एंडोथर्मिक है। सो उसने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। और बाकी टेबल में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है कि चार्ली इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 61, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि 2 moles of H2 and 1 mole of O2 at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 torr pressure react to produce,
ठीक है, वाटर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स का ख्याल रखना है, इसे मैंने सॉल्व किया है, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। यस, उसने कहा 2 मोल हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से मिलते हैं, हमारे पास 2 मोल वेपर फॉर्म में, वाटर के वेपर उसने वर्ड बोला था, दैट्स व्हाई राइट द गैसियस फॉर्म के थर्मोकेमिकल इक्वेशन में स्टेट्स को भी लिखना होता है, क्लियर है। सो उसने ये मुझे बताया कि भाई इतनी एनर्जी रिलीज होती है, वेरी सिंपल। अब वो मुझे कह रहा है कि इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज हुई, मुझे बताओ 0.5 मोल यानी हाफ मोल जब वाटर का बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सीधा स्टैंडर्ड, भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल वाटर के जब बनते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर 1 मोल वाटर का बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डिवाइडेड बाय 2। और अगर हाफ मोल वाटर का बनेगा तो मैं उसको फर्दर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, वेरी सिंपल। सो इट्स वेरी सिंपल आंसर। मेरे पास सिंपलेस्ट नोशन है जिसमें मेरे पास आंसर आता है -121.1 किलोजूल्स पर मोल, क्योंकि मैंने 2 मोल्स की एनर्जी को जब हाफ मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, MDCAT आपको समझाने के लिए सिंपलेस्ट मोड आपके सामने प्रेजेंट किया गया और बोल के भी एक्सप्लेन किया गया कि वो कहना क्या चाह रहा है। सो अगर मैं पेपर में देखूं तो इस इक्वेशन का जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का, दैट इज चार्ली। वेरी सिंपल, हमने इसको डिराइव किया है। सो चार्ली इज माय आंसर और इसका एक सोल्यूशन भी मैंने प्रिंट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, लैटिस एनर्जी, याद है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस साइंस इज वेरी यूजफुल इन डिस्कसिंग द, अच्छा कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, लैटिस एनर्जी से क्लैरिफाई होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हाँ कि स्ट्रेंथन क्रिस्टल है, ये कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, इसकी शेप, ऑफ कोर्स एवरीथिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। बट डियर स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स मैच करती हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट, दे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड नहीं करती, एंथैल्पी चेंज टोटल हीट कंटेंट किस पे डिपेंड नहीं करते, देखते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वेल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल डिपेंड करते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जैसे हम स्टेट चेंज करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेरी करती है वो वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है, डिपेंड करते हैं। नंबर 2 पे कहता है द यूज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड द सेम फॉर द सेम प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग द डिफरेंट रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, डिफरेंट वैल्यू है, हमने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री में। ऑफ कोर्स हमारे पास प्रोडक्ट बेशक सेम है, इफ यू आर यूजिंग द डिफरेंट रिएक्टेंट्स, आप हाइड्रोकार्बन चेंज कर दें, बनेगा वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन डेफिनेटली उसकी एंथैल्पीज डिफरेंट होंगी, तो डिपेंड करती है ना उस पर। चार्ली ऑप्शन में कहता था नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विद द पाथ फॉलोड। डज नॉट मैटर आप कौन से और कितने और कैसे स्टेप्स ले रहे हैं, ये भी हमने हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में भी पढ़ा था लेक्चर में। सो इस पे ये मेरा आंसर चार्ली है, इस पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती। डेल्टा में कहता है इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर, हाँ ये तो इसकी डेफिनेशन है। सो चार्ली इज इनकरेक्ट, इस पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सब पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इक्वेशंस हैं, देखते हैं। कहता है विच ऑफ द इक्वेशंस शो द सेम ट्वाइस द एंथैल्पी चेंज ऑफ, ओके, न्यूट्रलाइजेशन इज द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत खूबसूरत, बहुत सादा सवाल, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी, एक इक्वेशन उसने दे दी है, उस इक्वेशन के मुताबिक एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मतलब मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस मिलके NaOH मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। क्वेश्चन पता क्या करता है, वो कहता है मैंने आपको डिफरेंट इक्वेशंस दे दी हैं, जरा गौर से देख के बताओ कि किसमें 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। ये उसने नहीं कहा, मैंने ट्रांसलेट किया है। उसने कहा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसमें डबल होगी, भाई जिसमें डबल वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। सो मैं अगर ऑप्शंस को देखूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो चार्ली ऑप्शन इज अ वेरी क्लियर आंसर। हमारे पास डाई बेसिक एसिड H2SO4 इज गोइंग टू रिएक्ट विद अ डाई एसिडिक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर जनरेटिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल होगी वो वाली पहली इक्वेशन से। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज द आर्ट ऑफ द MDCAT क्वेश्चंस। पीपल थिंक दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने सिर्फ उसके ऊपर अपनी आंखों को, दिमाग को फोकस करना है कि वो पूछना क्या चाहता है। गॉट इट?
So very simple answer, that was Charlie. Question number 65, lattice energy is associated. इसको बहुत पढ़ा है. Is the amount of heat energy released in the dash of 1 mole of the ionic solid from its gaseous and the formation. It's a definition, the formation of a crystal lattice. So beta option is my answer. Very simple, my dear students. Next question पे चलते हैं. Question number 66 पे. An equation which indicates physical states of the reactants and products. Physical state भी बता रहा है कि reactant solid है, gas है, liquid है, क्या है. ये डेफिनेशन है एक चीज की, मैं अभी बताता हूँ. एडिशन टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हीट रे ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी लिखे हों और एलिमेंट्स या जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट भी लिखे हों और उसके साथ आप लोगों के पास उसकी एंथैल्पी चेंज भी लिखी हो कि एक्सो एक एंडो. दैट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. अल्फा ऑप्शन इज वेरी सिंपल ऑप्शन. You are observing that in MDCAT there is no complicated scenario. They are asking the simple original concepts. That are you very much clear about everything? Yes, we are clear and we are answering the very simple questions. But अगर मैं इनमें से किसी एक चीज में भी कंफ्यूज हूँगा being a student तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. लिहाजा इस टेस्ट को, जो कि एक बेहतरीन MDCAT का टेस्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है इसमें, इसकी बेस पे उसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं होती, सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो उनकी बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर अल्फा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 है. अभी चूंकि मैंने कैलकुलेशन की बात की तो कैलकुलेशन भी आ गई. पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर इसको मैंने सॉल्व किया. अभी हम देखते हैं इसको. कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे -393.51 किलो जूल्स पर मोल है. उसने मुझे गिवन डाटा दिया है, उसने मुझे वैल्यू दी, मैंने याद कर ली. ठीक है. एंड दैट ऑफ द डायमंड इज -395.41 किलो जूल्स पर मोल, मैंने याद कर लिया. कहता है एंथैल्पी चेंज फॉर ग्रेफाइट इज. अब उसने कहा है, दो इक्वेशंस दे दी. मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए. वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67. उसने जो पहली स्टेटमेंट दी ग्रेफाइट की कंबस्शन की एंथैल्पी, वो मैंने लिख दी आपके सामने. सिंपल जो उसने बोला वो लिख दिया. फिर उसने नंबर 2 इक्वेशन में डायमंड की कंबस्शन की, हम जानते हैं ना कार्बन को जब भी बर्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, साथ में हीट निकलेगी, बिल्कुल वही, तो वो मैंने लिख दिया. अब वो क्वेश्चन क्या करता है, उस क्वेश्चन की सेंस में एक्सप्लेन करने लगा. वो पता क्या कहता है कि ग्रेफाइट और डायमंड में ये जो कन्वर्जन के दौरान जो एनर्जी गैप आता है, वो जो ज्योमेट्री में एनर्जी गैप आता है, जो कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल पैकिंग से डायमंड की क्यूबिकल पैकिंग में आता है, वो जो ग्रेफाइट की sp2 हिब्रिडाइजेशन से डायमंड की sp3 हिब्रिडाइजेशन की वजह से चेंज आता है एंथैल्पी का, उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन एटम के लिए वो कैसे आता है. तो मैंने ग्रेफाइट को बेस बनाना है. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई शैल डू, आई हैव सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 बिकॉज माई प्रायोरिटी इज टू डिस्कस अबाउट द ग्रेफाइट. तो मैंने इक्वेशन 2 को जब 1 से माइनस किया है, तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा जी, और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज प्लस 1.91 किलो जूल पर मोल. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू एक्सप्लेन एंड टू डू दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. सो जो मैंने आपके सामने किया, अभी आपके सामने जो ऑप्शन आएगी, आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन. माइनस नहीं करना, आपको मैंने सॉल्व करके बताया MDCAT स्टूडेंट्स आपके सामने पेपर में कि कैसे जब हम माइनस में से एक माइनस वैल्यू जो कि छोटी है उसमें से एक लार्जर माइनस वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है. डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर. एंड फॉर योर फर्दर कन्वीनियंस इस पेपर में आपके सामने भी सॉल्व कर दिया है, और इस पेपर में सोल्यूशन से भी आसान तरीके में आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है. आई थिंक यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 68 है, Which of the following relation is not possible? अच्छा जी, अल्फा में एंथैल्पी चेंज तो कांस्टेंट समेशन की बात कर रहा है, पॉसिबल है. बीटा में डेल्टा ई की बात कर रहा है, या तो E2 माइनस E1 कह देता, ये E2 प्लस E1 प्लस E2 कह रहा है या E3 कह रहा है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है. थर्मोकेमिकल की इक्वेशन का स्टाइल नहीं है, ये गलत है. चार्ली में हाँ हीट सप्लाई टू द सिस्टम सिंगल यूनिट है, इट्स पाथ फंक्शन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा जा सकता है. लेकिन जहां तक स्टेट फंक्शंस की बात है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इसको आप खाली सिंगल यूनिट में नहीं लिख सकते. अभी तो आपने पढ़ा था कि आप परफेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते
किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल यूनिट में इंटरनल एनर्जी चेंज, तो बिल्कुल ऐसा नहीं मुमकिन। आपको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे जाना पड़ता है, उसमें डेल्टा का वर्ड आएगा। सो इन तमाम इक्वेशंस में माय डियर स्टूडेंट्स उसने कहा था नॉट पॉसिबल, तो बीटा इज माय आंसर, बीटा इज नॉट पॉसिबल, बीटा इज रॉन्ग नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, अ रिएक्शन गिव्स आउट हीट, दिस मींस दैट, अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? ओनली न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, ये तो भाई न्यू बॉन्ड्स तो एंडोथर्मिक में भी बनते हैं, नहीं ये बात नहीं। बीटा में कहता है ओनली एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, भाई ये तो एंडो एक्सो दोनों में काम होता है, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग होती है, ये बात रेलिवेंट नहीं है। बॉन्ड्स बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ब्रोकन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब उनके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनसे ज्यादा एनर्जी इलैबोरेट होती है। सो दिस इज माय आंसर, द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, चेकिंग योर कॉन्सेप्ट, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, से मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने अंडरस्टैंड करने के लिए कराया, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी, उसको मैंने व्हाइट बोर्ड पे पता है क्यों किया, आप देखें कि मैंने ये बताया है कि जब उसने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है फिजिकल स्टेट सॉलिड, और फिर उसने मेरे पास ये प्रोडक्ट लिख दिया है, अब मुझे पता है कि एलिमेंटल फॉर्म से मैं किसी को जब आयोनाइज करूंगा तो पहले उसको उसकी इनिशियल स्टेट से आइसोलेटेड गैसियस एटोमाइजेशन में लेके आऊंगा, अलग करूंगा एक एटम को, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन आएगी जी। उसके बाद फिर उसमें जो भी फैक्टर करूंगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या निकालना है, यहाँ पे पोटेशियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन सेकंड स्टेप में है। इसकी बेस पे उसने ये क्वेश्चन किया, बहुत खूबसूरत सवाल है MDCAT का, ये पेपर में आया भी हुआ है, तो उसने कहा इट इज इक्वल टू, ये एक स्टाइल है आपको लर्न करवाने के लिए कि आप लोगों के पास एक इनिशियल और फाइनल स्टेट लिख दी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी अप्लाई हो सकता था, आपके पास वो चार्ज साइन चेंज करके भी पूछ सकता था, इसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी ऐड कर सकता था, गॉट इट। तो उसने एक सिंपल पोटेशियम सॉलिड से पोटेशियम आयन बनाया है, पहले एटोमाइज किया बाद में आयनाइज किया। सो मेरे पास जो ऑप्शन आती है इसमें दो एंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं, डेल्टा जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने आपके सामने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टैबुलर फॉर्म, टेबल है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या कहता है। रिएक्शन दे रहा है जी हमारे पास, ये बॉर्न हैबर्ट साइकिल का डाटा अपने ज़हन में रखिएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें लेटिस एनर्जी के हवाले से, आयनिक आयंस के कॉम्बिनेशन के हवाले से उसने वैल्यूज दे दी, हम इनको जानते हैं, जिसमें एटोमाइजेशन भी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी है, इसी तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है और एटोमाइजेशन भी है, और फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसने पहले स्टेप में दे दी है -411 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन क्या करता है, अब तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं वो प्रॉपर बॉर्न हैबर्ट साइकिल का वो पूरा साइकिल बनाऊं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, गॉट इट, या मुझे वैसे ही बड़ा कॉमनली याद है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है उसकी क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी क्या है, -787 किलो जूल्स पर मोल। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो पूरा आर्टिकल जो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसकी फॉर्मेशन का, एंथैल्पी चेंज का, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंथैल्पी चेंजेस, उसको अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें, लैटिस एनर्जी को उसमें से अचीव कर लें। सो वेरी सिंपल, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, और फॉर योर कन्वीनियंस इसको सॉल्व भी कर दिया पेपर में आपके सामने, यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Which one of the following is involved in determining the enthalpy change in a chemical reaction? अच्छा जी, enthalpy change of a chemical reaction किसके ऊपर बेस करती है, देखते हैं। The number of the stages involved in the reaction, क्या इस पे मैटर करती है? नहीं, ये तो पाथ फंक्शन नहीं है, ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। The activation energy of the reaction, does it is being affected by the, does it has any role? No. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात करते हैं, एंड चार्ली इज माय आंसर, द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम इस पे डिपेंड करती है एंथैल्पी, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, गॉट इट, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H, गॉट इट। तो ये आपका आंसर है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन, सो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 73 माय डियर स्टूडेंट्स,
Which of the following is the application of the first law of thermodynamics? Is also known as the law of conservation of energy. ठीक है, to study the process at constant volume. बिल्कुल सही कह रहे हैं, constant volume के ऊपर हम figure out करते हैं. And beta is too true to study the process at constant pressure. ये दोनों statements ठीक हैं. ये सिंपल डेफिनेशन को उसने कट आउट करके 2 पॉइंट्स में किया है. MDCAT में जब भी आपने क्वेश्चन करना है, कोई भी आंसर क्वेश्चन का करना है, तो आपने सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के करना है. सो बड़ी सिंपल सी एक लाइन है जो कि बड़ा सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन है. सो चार्ली इज माय आंसर. ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 74 माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जेटिक्स चल रही हैं. इफ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स. अच्छा, सेवरल डिफरेंट रूट्स, द ओवरऑल एनर्जी चेंज. मुझे ये बताएं कि ओवरऑल एनर्जी चेंज अच्छा इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल. ठीक सही कह रहे हैं ना. और इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे होता है. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. जो गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन डज नॉट मैटर आ केमिकल रिएक्शन यू आर प्रोसीडिंग इन 1 स्टेप और यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन द 3, 4 और 5 or 10 steps. When you will sum it up, the net enthalpy change will be same. This is the Hess's law of constant heat summation, which is in accordance with the law of conservation of energy. Very simple. So my dear students, बहुत simple Charlie, Hess's law of constant heat summation. क्वेश्चन नंबर 75, कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, बड़े खूबसूरत ग्राफ. और स्टेटमेंट क्या कहता है? एंडोथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शोज एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. मुझे डियर स्टूडेंट्स बताएं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट्स में एनर्जी ऐड होती है तो प्रोडक्ट्स बनती हैं जी. प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है. वेरी सिंपल. सो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो बीटा इज माय वेरी सिंपल एंड क्लियर कट आंसर. इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपसे बनाता हूं. अगर मैं एक्सोथर्मिक बोलता तो सर वो ग्राफ होता जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती. और अगर मैं इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करता तो दोनों की बराबर होती. इसमें उसने पूछा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं वो ग्राफ चूज कर रहा हूं बीटा ऑप्शन कि जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है. आपके सामने पेपर है. इट्स वेरी सिंपल आंसर जस्टिफाइंग. Next question, question number 76, the popular question about the calorimeters, about the measurement of the enthalpy changes. उसने कहा the bomb calorimeter is usually used for the accurate determination of the enthalpy of combustion. In the bomb calorimeter, you burn an organic compound and you measure the enthalpy change of combustion. जैसा कि ग्लास क्लोरीमीटर में you are going to measure the enthalpy change of neutralization. ये दोनों बेसिक इंफॉर्मेशन है, वर्डिक्ट्स हैं बुक की, एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने दोनों बोल दिए. गॉट इट. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन. नोटेशंस की पहचान होनी चाहिए आपको. डेल्टा एच के साथ एटीएम लगाओ तो एटोमाइजेशन है, आई या आईपी लगाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी है, सी लगाओ तो कंबस्शन है, ई लगाओ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. गॉट इट. आपको इनकी पहचान होनी चाहिए और आप बड़े ध्यान से आंसर करेंगे इन तमाम चीजों को. ठीक है. सो अल्फा. क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following reactants show combustion of a खूबसूरत सवाल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये तो बहुत आसान है, मैं आसानी से देखूंगा. 2 चीजें देखनी है ऐसे सवाल में स्टूडेंट्स. 2 चीजें, एक तो कंप्लीट कंबस्शन हो रही हो उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा हो, दूसरा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो. सो अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं तो पहले में मेरे पास उसने C2H4 को अनसैचुरेटेड ईथीन है. मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आपको पता है, हमें पता है. सो ये तो मेरा आंसर नहीं है. Beta option is my answer. Methane is saturated hydrocarbon. You are going to burn it. You are getting carbon dioxide and water. तो यही मेरा आंसर है. अच्छा, चार्ली क्यों नहीं चूज किया? चार्ली भी तो सर CH4 है भाई. अगर आप वहां पे गौर से देखें उस पर कंबस्टन तो नहीं हो रही, वो तो मेरे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके मीथाइल अल्कोहल बना रहा है. सो उसने कंबस्टन पूछा है. सो दैट्स व्हाई बीटा इज माय आंसर. और डेल्टा में तो इथाइन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. वेरी सिंपल. And a new dimension to teach you people that in MDCAT what kind of the question can be asked on the basis of the thermochemical equations. So it's very simple and very easy, but you must be confident. Beta answer. Next question number 78. For which of the following reaction does the value of delta H represent both standard enthalpy of combustion and standard enthalpy of the formation?
द पॉपुलर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्हेन यू आर गोइंग टू बर्न कार्बन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायमंड, द ग्रेफाइट और द कोल, एनी कार्बन, एंड यू आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट, यू आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, you are combusting carbon to produce carbon dioxide, its enthalpy of combustion as well as the formation. लेकिन excess supply of oxygen हो, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो, तो ये पॉपुलर इक्वेशन है। ये 2-3 दफा ये सवाल आया, बहुत सिंपल है कि C+O2 से CO2 जब बनता है, दोनों एंथैल्पीज को बताता है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 79 है, रिएक्शन ऑफ द वाटर विद क्विक लाइम, अच्छा, रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ द टेंपरेचर। यू बेटर नो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड क्विक लाइम इनटू द वाटर, तो एकदम पानी गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। अब वो कहता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंज इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी बोला, so delta option, very simple option. When energy is coming out of the system, the reaction is exothermic. When it is going to be entered into the system, surrounding cool down हो जाएंगी, like ammonium chloride में जब dissolve करते हैं +16 kilojoules per mole होती है, तो वो endothermic होता है। ये exothermic reaction है, surroundings heat up हो जाती हैं, so delta option. Question number 80, which of the following is not standard condition for the thermochemical measurements? Okay, not. अब प्रेशर ऑफ द 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर चेंज हो सकता है, हाँ 1 एटमॉस्फेयर पे हो सकता है, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन, हाउ इज इट पॉसिबल? हैव you achieved the 0 Kelvin? No, this is a hypothetical temperature. 0 Kelvin, absolute 0. यहाँ पे तो हर चीज सीज हो जाएगी. It's not practically possible. Very simple answer. So beta answer 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहा, 0 Kelvin कहा, जो कि अनअचीवेबल है. तो ये तो कंडीशन ही नहीं पॉसिबल. बाकी तमाम कंडीशंस पॉसिबल है. सब्सटेंसेस इन द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स मुमकिन है. ठीक है, 1 मोलर आ सकता है. बीटा इज टोटली इररेलेवेंट. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड कंडीशन. बिल्कुल नहीं. और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात रिलेट करूँ, मैंने जब आपके सिलेबस के मुताबिक थर्मोकेमिस्ट्री में बोला था तो मैंने कहा था थर्मोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है थर्मोकेमिस्ट्री में. और आपको याद होगा मैंने MDCAT में ही बताया था, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, तो गैसेस में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये दो चीजें याद रखिएगा. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन द थर्मोकेमिस्ट्री यू आर टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. द रूम टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इन योर सिलेबस, इन अकॉर्डेंस विद योर सिलेबस, इन द MDCAT पैटर्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर द गैसेस. गॉट इट? इसको याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. अच्छा, एंथैल्पी -692 किलोजूल्स पर मोल है. एंथैल्पी ऑफ द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना रही है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये एटोमाइजेशन नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. वेरी सिंपल. Next question, question number 82, my students. Internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy. We would know. By the way, खाली kinetic energy क्या होती है? बड़ा important MCQ मैंने शेयर किया था अपने लेक्चर में. What is kinetic energy? It is temperature. Kinetic energy plus potential energy. This is internal energy of the system. ठीक है. अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं. If internal energy of the system increases, हाँ, then all of the following changes may take place except. क्या change नहीं होती? अगर internal energy change हो तो क्या change नहीं होता? स्टेट ऑफ द सिस्टम में चेंज, हाँ होती है भाई, होती है. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में चेंज, ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज हो सकता है. अगर वर्क डन नहीं किया तो चेंज होगा. केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स कैन टेक्स प्लेस. रूट ऑफ द सिस्टम विल नेवर चेंज बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ path function. This is a state function. It is not concerned with the route followed. ये initial और final states पे depend करता है. Delta option is my answer. This is irrelevant for it. Next question है. Question number 83. Chemical reaction that release energy to the surrounding are described as exothermic. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. In an exothermic reaction, the temperature of the surroundings increases. Yes, increase करता है. All of the following are the example of the exothermic reactions except. अच्छा, exothermic reactions की example है सिवाय combustion exothermic है बिल्कुल. Beta photosynthesis.
the production of the glucose with the help of carbon dioxide and water in the presence of light, the photolysis, photosynthesis, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि आप देख नहीं रहे कि भाई हमने तो कोई आग नहीं जलाई, हम तो टेम्परेचर नहीं दे रहे, बट सनलाइट रेडिएशंस आर कमिंग, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तभी होमोलाइसिस हो रहा है ना, जब भी फोटोलाइसिस हो रहा है, हमारे पास फोटोलाइसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने पहले भी रिलेशन पढ़ाया था, इसके आंसर यूं दूंगा। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करके जो आंसर आता है दैट इज लैटिस एनर्जी। आप देखते हैं वो क्या स्टेटमेंट्स कहता है। ऑप्शन ए में कहता है साइज ऑफ K10 एंड A9 ओनली। भाई साइज ऑफ K10, रेडियस ऑफ द K10 बिल्कुल डिपेंड करता है, A9 पे भी डिपेंड करता है, ओनली नहीं। आगे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द K10, ये दोनों पे डिपेंड करता है। भाई इक्वेशन मैंने दिखा दी सिर्फ इसलिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस पे डिपेंड करती है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? गलत। ए में कहता है enthalpy change of solution define कर रहा है, enthalpy change is the amount of the heat absorbed or evolved when 1 mole of a substance is dissolved in excess of solvent to form infinitely dilute solution। बिल्कुल ठीक है। combustion में कहता है enthalpy changes when one mole of a substance is burnt in excess। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक कह रहा है। एटोमाइजेशन में कहता है enthalpy change when 1 mole of a gaseous atoms are formed from its compound। wrong, gaseous atoms from its elemental form। ये स्टेटमेंट गलत है, कंपाउंड की जगह एलिमेंट आएगा, फिर डेफिनेशन सही होगी। नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो कि आपको बता रहा है कि अगर आपने कोई भी चीज देखनी है, कितने गौर से देखनी है और कितनी जहानत से उसका जवाब देना है। तो ये एक स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से गलती है। मैं नंबर 4 भी पढ़ता हूँ, डेल्टा ऑप्शन भी। The enthalpy changes when 1 mole of water is formed by the reaction of the 1 mole of H positive ion from an acid, 1 mole of OH negative ions। ये enthalpy change of neutralization बिल्कुल ठीक है। So हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है, एटोमाइजेशन की डेफिनेशन गलत है, कंपाउंड की जगह एलिमेंट आना है। Well my dear students, that was all about the today's test। इस टेस्ट में कोशिश की गई कि केमिकल एनर्जेटिक्स के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझ के MDCAT में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न्स को आंसर किया जाए। आई होप कि इस टेस्ट की डिस्कशन से आपने बहुत सीखा होगा और इंशाल्लाह इसकी बेसिस पे आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।